जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि जो है कि न्यूट्रिशन का चैप्टर लास्ट जो है कि क्लास में मैंने लिया था ईवीएस में, सी सेट आपके फर्स्ट पेपर में, सॉरी सी सेट नहीं, सी टेट के फर्स्ट पेपर में ईवीएस का जो है कि न्यूट्रिशन वाला चैप्टर 1 लेक्चर लिया था और यहाँ पे लाके मैंने आपको क्या किया था, एंड कर दिया था, है ना। क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर देखो बनाने को क्या है, एक ही बार 2.5-3 घंटे का लेक्चर बड़ा बना दीजिए, उसी में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पर दिक्कत ये होती है कि फिर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो आप लोग, इस वजह से छोटे छोटे क्लासेस लेने पड़ते हैं। हाँ, जब एग्ज़ाम टाइमिंग होगा फिर जो करना होगा तो पूरा जो है कि 3-4 टॉपिक का जिस्ट एक बार लेके आ जाओ, वो चलता है। बट ऐसे नॉर्मल क्लास में एक जो है कि पूरा फ्लो में एक एक चीज़ जो है कि चलनी चाहिए और एक एक टॉपिक जो है कि प्रॉपर जितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सबको जो है कि फोकस करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में हम इजीली जो है कि उसे रिवाइज करके शॉर्ट फॉर्म में उसे हम कंसिडर कर पाएँ, है ना। तो चलिए आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो है कि तक फिनिश किया था। ये जो कुछ मिनरल्स थे, मिनरल्स, है ना, जिन मिनरल्स के बिना आपकी लाइफ सर्वाइव यानी कि ह्यूमन लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, इसको हमने प्रॉपर जो है कि देख लिया था। जिसमें हमने लास्ट मैंने मैग्नीशियम के बारे में बात किया था, जो बहुत ही छोटे अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है, बट इसके बिना लाइफ हमारी सर्वाइव नहीं कर सकती। सब्जियों में पाया जाता है, पेशी तंतु एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक होता है। यानी कि मसल्स की जो भी आपकी मसल्स और नर्वस सिस्टम के से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये भी आपको बताया था कि जैसे वर्कआउट करने वाले लोग हैं, जिम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बहुत कंपलसरी एलिमेंट होता है, उनको चाहिए ही चाहिए होता है, बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो संतुलित आहार की बात करते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट होता है कि उचित अमाउंट में, कभी कभी क्या होता है ना कि हम भारतीय लोग हैं और हम भारतीय लोग हैं तो इमोशनल होते हैं ज़्यादा, और इमोशनल सेंस ये होता है कि जब अच्छा खाना बन जाता है या कोई अच्छा खाने को मिल जाता है तो हम पूरा दबा के खाते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, जैसे किसी यहाँ से निमंत्रण आ गया, चलो भाई बस आज तो पार्टी है, जमा के दम के खाना, दबा के जो है कि जम के खाना है ना। तो इस सेंस में जो है कि चीज़ें चलती रहती है हमारे माइंड में। बट साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में प्रॉपर बैलेंस फूड चाहिए होता है, जो है कि, और उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे हमने लास्ट में जो है ना देखा ना मिनरल्स, वैसे ही जो है कि हर एक चीज़ का जो है कि क्या है, लिमिटेशन है। अगर उसी लिमिटेशन को अगर हम क्या करें, जो रिक्वायरमेंट है, लिमिटेड जो है कि रिक्वायरमेंट है, अगर उसी रिक्वायरमेंट को अगर हम फुलफिल कर लेते हैं अपने डाइट में, तो उसी को हम कहते हैं क्या, बैलेंस फूड। बैलेंस फूड या संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित हो। संतुलित आहार उचित अनुपात में, यानी कि जितना हमारा डेली कैलोरी बर्न की नीड है उतना या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चलेगा। ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी, और कम हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी। ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ती जाएगी, फैट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मोटापा की वजह से आपको डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, इतनी सारी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। और अगर फैट कम, अगर जो है कि कैलोरी कम ले रहे हो तब भी जो है कि वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बैलेंस वे में जैसे क्या होता है ना, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा उच्च स्तर, अच्छा थोड़ा सा आगे देख लेते, उच्च स्तर के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार क्या है, जरूरी है। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति आयु, स्वास्थ्य व कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। अब कहने का मतलब ये है कि जो संतुलित आहार है, बैलेंस फूड है, वो इंडिविजुअल बेस्ट होता है। जिसका जैसा बैकग्राउंड है, जैसा कल्चर है, जैसा रूटीन है, उसी के अकॉर्डिंग कैलोरी की क्या होती है, नीड होती है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी डाइट अलग अलग होती है। जैसे मैं बता रहा था, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, लड़का भी होता है लड़की भी होता है। तो इस कंडीशन में अब क्या होता है कि जब उनकी शादी की बारी आती है तो फिर वो अपने आप को थोड़ा सा सही करने के लिए, स्मार्ट लुक देने के लिए, फिर अब क्या करते हैं, वो
डॉक्टर के पास जाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी जो स्टोर कर रखा है बॉडी में उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। साथ ही साथ जो है कि जो उनका डॉक्टर है वो एक डाइट चार्ट बना के देता है कि देखो भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पूछेगा पहले, हाँ भाई बताओ सुबह नाश्ते में क्या करते हैं, पता है कि 4 पराठा मार दिए सुबह नाश्ते में। दोपहर में क्या खाते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 चपाती, चावल, दाल, सलाद, दही, जितना अटरम पटरम सब मिल गया सब दबा दिए। रात को कब खाते हो, रात को जो है कि 10 बजे खाते हैं, मस्त जो है कि आपको 7-8 रोटी दबा देते हैं, थोड़ा सा चावल दबा देते हैं, चिकन कड़ी सब्जी वगैरह, आइसक्रीम मिठाई जो भी होता है सब खा लेते हैं। तो डॉक्टर बोलेगा यही तो दिक्कत है, इतनी बॉडी की नीड है ही नहीं। अच्छा काम क्या करते हो, काम कुछ नहीं करते हैं, ऑफिस का काम है, लैपटॉप का काम है, वही काम करते हैं, तो ज़्यादा कोई हार्ड वर्क है नहीं। भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो लो है, आप बहुत ज़्यादा हाई ले रहे हो, लड़का या लड़की दोनों के लिए है बात, आप बहुत ज़्यादा हाई ले रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा जो कैलोरी आप जो है कि ले रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, बॉडी से स्टोर होगा ना फैट के फॉर्म में, तो फिर वो मोटापा बढ़ता जाएगा, दिक्कत होगी फिर। तो वही फिर डॉक्टर बोलेगा कि ऐसा काम करना है, सुबह ही नाश्ता वाला चोचला बंद करना है, सुबह 4 पराठे जो दबा देते हो ना ऑफिस जाने से पहले, इसको लेना नहीं है। ग्रीन टी ले लो, लेमन टी ले लो, ब्लैक कॉफी ले लो, मॉर्निंग में बस ये चीज ले लो फ्रेश होके। फिर दोपहर में खाना क्या है, 4 रोटी खाना है, थोड़ा सा चावल खाना है, और आपको जो है कि थोड़ा सा सलाद खाना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी है। रात का क्या है, अच्छा रात को 7 बजे तक खा लेना, 6:30 से 7 के बीच में खा लो। उसमें भी प्रॉपर कोशिश करना कि हैवी चीज़ें ना हो, 2-4 रोटी ले लो, थोड़ी सी सब्जी ले लो, ग्रीन सब्जी ले लो, थोड़ी सी 1 कटोरी दही ले लो, इससे ज़्यादा कुछ मत लेना। मिठाई सिठाई जो आइसक्रीम आइसक्रीम खाते हो ये सब बंद करो भाई, इससे काम नहीं चलने वाला। तो प्रॉपर डाइट चार्ट आपको बना के दे देगा। क्यों, क्योंकि आप जो है आपने बता दिया कि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो उसके अनुसार लगा लेगा कि आपका जो है कि ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं होता, 2000 से 2200 के आसपास कैलोरी बर्न हो रहा है, तो आपको उतना ही चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको डाइट बना के दे देगा। और डाइट बना के दे देगा फिर जो है कहेगा कि आप इसी हिसाब से जो है कि चीज़ों को क्या करो, ग्रहण करो, खाओ पियो, एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है कि डाइट चार्ट फॉलो किए 2 महीने, थोड़ा सा वर्कआउट किए, थोड़ा सा जिम वगैरह किए, फिर आपका फिटनेस सही हो गया। तो बैलेंस फूड बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ये जानना कि हमारा डेली रूटीन क्या है, हमारी जो है कि डेली कैलोरी बर्न क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने डाइट को लेना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी क्रम में देखा गया कि 2004 में भारत में जो है कि सरकारी विद्यालयों में प्रारंभ किया गया मिड डे मील योजना जो है कि प्रारंभ किया गया। ठीक है, भारत में इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत आगे चल के देखेंगे, वहां पे जब डिटेल में देखेंगे तो वहां पे देखेंगे। सामान्य तौर पे क्या होता था कि जो बच्चे हैं, देखो जो ह्यूमन की नीड है ना, नीड हमारे इंडियंस की अगर हम बात करें, भारतीय लोगों की बात करें, तो हमारी नीड, हमारे बच्चों की नीड अलग है। स्कूल में जो चीज़ें होती हैं, जो कल्चर है स्टडी का, पढ़ाई का, वो डिफरेंट है, उससे नीड को फुलफिल कर नहीं पाते। तो फिर दिक्कत क्या होती है, दिक्कत बहुत सारी जो है कि प्रॉब्लम्स होती है। आज भी देखेंगे तो हमारे मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, लोअर क्लास बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो है कि प्रॉपर बच्चों की वो नीड फुलफिल नहीं हो पाती, तो वो प्रॉपर स्कूलिंग नहीं करते थे। इसके लिए लेके आया गया 2004 में मिड डे मील योजना। इसमें भी आगे देखेंगे, अब यहाँ पे डिटेल नहीं देखते, आगे आएगा। ठीक है, प्रतिदिन कैलोरी बर्न के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए भाई, आयु वर्ग है, ये आपका प्रतिदिन कैलोरी बर्न है, आयु वर्ग प्रतिदिन कैलोरी वर्ग आपको भी पता होना चाहिए। आप भी जो है कि क्या होना, अब जैसे देखिए 10 से 12 साल का कोई बच्चा है, उसे कितना कैलोरी चाहिए, 2000 कैलोरी पर डे चाहिए। इससे ज्यादा लेगा तो दिक्कत होगी उसे। ठीक है, थोड़ा बहुत खैर बचपन में थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि बचपन में बच्चे खेल कूद करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो इजीली जो है कि वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। बच्चों को देखेंगे ना, एक खास बात, जो बच्चे होते हैं लगभग 14, 16, 17 साल तक जो बच्चे होते हैं, उन्हें भूख बहुत जल्दी लगती है। खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पेट छोटा सा होता है,
ज़्यादा खा नहीं पाते हैं तो हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद कहीं खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रॉपर एक आप डाइट चार्ट बनाओ बच्चे के लिए भी, उसी अकॉर्डिंग उसे बैलेंस फूड दो, है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। 12 से 14 वर्ष के लिए 2200 कैलोरी जो है कि आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। 14 से 15 वर्ष के लिए 2600 कैलोरी, 15 से 18 के लिए 3000 कैलोरी चाहिए, और वयस्क के लिए 2500 से 4000 कैलोरी चाहिए। अलग अलग प्रोफेशन और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, अगर आप फिजिकल वर्क करते हो, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, वर्कआउट करते हो, खेती गृहस्थी का काम करते हो, कोई लोहे लकड़ का काम करते हो, है ना, कोई कंपनी में हैवी वेट लिफ्टिंग का काम करते हो या वेट लिफ्टिंग का काम करते हो, तो इस कंडीशन में आपको 4000 के आसपास, 4500 के आसपास जो है कि 4200 के आसपास कैलोरी प्रतिदिन जो है कि आपको चाहिए। ठीक है। वैसे जैसे 66 से 75 की एज में जाएंगे तो फिर कैलोरी की नीड क्या होती है, घट जाती है। तो ये एज के अकॉर्डिंग कैलोरी है, इसी की अकॉर्डिंग जो है कि क्या करता है, आपको फूड जो है कि लेना है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है कि डाइट चार्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए। अब अपने अपने एज के अकॉर्डिंग देख लेना कि आप किस एज में हो, आपको कितना जो है कि चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे जो है कि पदार्थ हैं जिनको अलग अलग तरीके से खाते हैं, तो उनको किस किस खाद्य पदार्थों को कौन कौन से तरीके से खाते हैं, इस पर कई बार जो है कि प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। पता नहीं आज के भी क्लास में जो है कि ये पूरा मैटर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो देखते हैं, है ना। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट जो है कि एक लेक्चर और लगेगा, हो सकता है 40-45 मिनट का, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कंटिन्यू मैं इसको लिया ना तो हो जाना चाहिए 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो 2 घंटे लग जाएंगे, तो देखते हैं कि 2 घंटे में एक ही क्लास में अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हाफ हाफ करके जो है कि फिर एक और क्लास ले लेंगे, इसमें 3 क्लास हो जाएंगे। ठीक है। भोजन पका के खाने की अलग अलग विधियाँ, जैसे उबाल की बात करते हैं, उबाल की बात करते हैं तो जो है कि चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, आलू खाते हैं, मक्का खाते हैं, अंडा खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, है ना, आलू भी उबाल के खाते हैं, और क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़, सिंघाड़ा भी उबाल के खाते हैं, और भी फली भी उबाल के खाते हैं, और क्या करते हैं, चना भी उबाल के खाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम उबाल करके खाते हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बॉयल करके खाते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें पहले ऐसी थी, अच्छा आगे आगे जब आएगा वो तब देखा जाएगा, है ना। चलिए, कच्चा खाने की बात करें तो टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, सलजम, है ना, और चुकंदर भी क्या करते हैं, कच्चा बहुत सारे लोग जो है कि खाते हैं। ककड़ी खाते हैं, है ना, ककड़ी खाते हैं। बहुत सारे लोग तो जो है कि बंद गोभी खाते हैं, बंद गोभी जो आता है, बंद गोभी के पत्ते खाते हैं। बहुत सारे लोग भिंडी भी कच्चा खाते हैं। तो ये बहुत, देखिए, ये इंडिविजुअल की बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कच्चा खाना अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कच्चा खाना अच्छा लगता है तो वो कच्चा खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसे जो है कि हम लोग क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं। वो कच्चा हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है। भून कर खाने वाली चीज़ों में देखें तो भून के खाने वाली चीज़ों में जैसे आलू है, चना है, मूंगफली है, भिंडी भी जो है कि भून के खाया जाता है, मक्का है, शकरकंद है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। और मूंगफली भी क्या है, मूंगफली यहाँ पे लिखा हुआ, मूंगफली भी क्या है, भून कर खाते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं जिन्हें रोस्ट करके या भून करके खाते हैं, जैसे काजू हो गया, उसके बाद बादाम हो गया, ये भी चीज़ क्या करते हैं, रोस्ट करके खाते हैं, भून करके खाते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये खाने की प्रॉपर विधियां हैं। इसके बाद तलकर खाने की बात करें, आलू भी तल के खाते हैं, मीट भी तल के खाते हैं, मिर्ची भी तल के खाते हैं, पापड़ भी तल के खाते हैं, पकौड़े जितने बनाते हैं सब तल के खाते हैं। पकौड़े जितने भी बनाए जाते हैं तल के खाते हैं, पूड़ी तल के खाते हैं, पुआ तल के खाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम क्या करते हैं, तल के खाते हैं। ठीक है। अब सेक कर खाने वाली चीजें, सेक कर खाने वाली चीजें जो है कि रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज्जा, ये भी सेक कर खाते हैं। इसके अलावा देखेंगे मक्का जो मकई आता है ना, मकई भी हम लोग क्या करते हैं, सेक कर खाते हैं। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो सेक कर भी खाते हैं, बॉयल करके भी खाते हैं, है ना, सेक कर भी खाते हैं और बॉयल करके भी खाते हैं। वैसे ही जो है कि मटर की जो
फली है उसको भी हम क्या करते हैं, उसे भून करके खाते हैं, उसे सेक करके नहीं, भून करके खाते हैं। ठीक है, ऐसा ही ब्रेड है, ब्रेड को क्या करते हैं, सेक करके खाते हैं। ब्रेड यहाँ पे दे रखा है, ब्रेड को जो है ये क्या करते हैं, सेक के खाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके खाने के अलग अलग तरीके हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी जो है कि बहुत ज्यादा पूछे गए हैं ईवीएस वाले सेक्शन में, जो है कि सीटेड फर्स्ट पेपर में, ईवीएस वाले सेक्शन में ये जो है कि आपको देखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, वो सिस्टम है, उस सिस्टम, जैसे पहले क्या होता था, पहले के जो लोग होते थे, हाँ जी, पहले के जो लोग होते थे तो जब वो शौच के लिए जाते थे, जब फ्रेश होते थे, तो उनकी एक सामान्य सी अवधारणा होती थी कि यार लगता है ना जो हम खाना खाते हैं ना वो अंदर जाके पकता है, सड़ता है, गलता है, इसीलिए तो कितना बास मारता है, कितना गंदा महकता है। बाद में इनोवेशन हुआ, साइंटिस्टों ने खोज की, फिर बताया गया कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, अंदर जाके सड़ता गलता नहीं है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनका पाचन किया जाता है। पाचन, तब पाचन है क्या, तो पाचन, उन्होंने पूछा कि पाचन है क्या, पाचन किया जाता है, कह रहे हो ये है क्या, उन्होंने कहा कि देखो भैया बहुत सारे छोटे 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 खाद्य पदार्थ, पोषक पदार्थ होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए अलग अलग तरीके से उपयोगी होते हैं। तो उन्हीं को, उन भोजन से अलग करना ही क्या है, पाचन है। भोजन के अवयवों को, भोजन को छोटे छोटे अवयवों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और तोड़ करके उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, जो हमारे बॉडी के लिए कंपल्सरी एलिमेंट हैं, उनको वहां से निकालना, एब्जॉर्ब करना ही क्या है, डाइजेशन है। क्या है, डाइजेशन है, पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र का प्रयोग आहार के गुण अवयव, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल इत्यादि को साधारण घटकों में विभाजित करना, क्या है, डाइजेशन है। डाइजेशन यहाँ पे दे रखा है ना। द पर्पस ऑफ डाइजेशन इज टू डिवाइड द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, साल्ट एंड वाटर etc इनटू सिंपल कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सी चीजें यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, है ना। पाचन प्रक्रिया में कई क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब देखो पाचन जो क्रिया है ना, ये कोई एक नहीं है, ये सेट ऑफ प्रोसेस है। क्या है, सेट ऑफ प्रोसेस, बहुत सारी क्रियाओं का क्या है, संग्रह है। बहुत सारी क्रियाओं का क्या है, संग्रह है। जैसे अंतर ग्रहण क्रिया, अंतर ग्रहण क्रिया यानी कि अंदर लेना, है ना, बॉडी के अंदर लेना। ठीक है, उसके बाद पाचन, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अवयवों में तोड़ना। उसके बाद अवशोषण, है ना, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद निष्कासन। ये लगभग 5 जो है कि आपके एक्शन है जिसके सेट को डाइजेशन सिस्टम का नाम दिया जाता है। ठीक है, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण क्या है, जब हम मुख के द्वारा, यहाँ पे माउथ से, मुख के द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, इसी को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। सामान्य तौर पर कुछ भी चीजें हम मुंह के माध्यम से अंदर लेते हैं, इसे जो है कि अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसे क्या करते हैं, हम अपने दांतों से काटते हैं, फाड़ते हैं, चीरते हैं, चबाते हैं, और लार में जो है कि उसे मिक्स करके निगल जाते हैं। लार में मिक्स करके क्या करते हैं, निगल जाते हैं। ये अंतःग्रहण है, अंतर्ग्रहण है ना। लार के साथ क्या करते हैं, निगलने का कार्य करते हैं, इसमें ये सारी चीजें करते हैं। उसके बाद आता है पाचन, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो आपके फूड मटेरियल्स हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसे ब्रोकन किया जाता है, तोड़ा जाता है ना। और ये काम स्टार्ट कहां से हो, अच्छा, डाइजेशन स्टार्ट कहां से हो जाता है, तो माउथ से। माउथ से ही जो है कि आपका स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, माउथ से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
यही जो लार जो है ना, खाने में जो मिक्स होता है लार, वहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि मुंह में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद मुख से जो है कि प्रारंभ होके आमाशय में जाएगा, उसके बाद छोटी आंत में जाएगा, उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा। ये चीजें जो है कि आपको देखने को मिलती है। डाइजेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फूड ब्रेक into the small particles. The digestion process started from the mouth and take place in the stomach and small intestine. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दे रखा है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जबकि लगभग 7.5 मीटर लंबी, लगभग 7.5 मीटर लंबी स्मॉल है ना, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने क्या कर रखा है, अलग कलर से दे रखा है ना। छोटी आंत में किसका किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, CFP का डाइजेशन होता है। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में ओनली कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। स्टमक में भोजन का पाचन शीघ्रता से होता है। ध्यान देने वाली बात है, जो स्टमक है यानी कि आमाशय है, आमाशय में जो भी भोजन है उसका पाचन बहुत ही तेज गति से होता है, तेज गति से होता है। भोजन के पाचन में लार ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय के द्वारा निकलने वाले अम्लीय रसों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो एसिडिक नेचर के डाइजेस्टिव एसिड होता है डाइजेशन के लिए, उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहां कहां से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है, लीवर से और अग्नाशय से। ये 3 चीजों से जो है कि जो भी एसिड निकलता है उसी से डाइजेशन होता है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यह प्रक्रिया आंत में होती है। कहां पे होती है, आंत में। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का, बड़ी आंत में जल व खनिज का। यहां पे फिर से एक बार मेंशन है, ये बिल्कुल बोल्ड में इसको स्टार लगा लीजिएगा, इसको बोल्ड में इसको क्या कीजिए, स्टार लगा लीजिएगा, स्टार, है ना। क्या है ये, तो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, छोटी आंत में जो है कि आपका कार्बोहाइड्रेट का, है ना, फैट का और वसा का डाइजेशन जो है कि एब्जॉर्प्शन होता है। और बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो है कि वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अवशोषण होता है। ये हो गया स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, है ना। भोजन पदार्थ के पचे हुए अंशों को जीव द्रव्य में क्या होता है, विलय, रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश होने की क्रिया क्या करता है, स्वांगीकरण। मतलब कि अब फूड डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट हो गया तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाल करके रुधिर में मिक्स होना और मिक्स होके बॉडी पार्ट में सप्लाई होना, ये क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। क्या होता है, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन इसी को कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं निष्कासन। निष्कासन क्या है, तो बहुत सारी चीजें, वेस्ट मटेरियल हमारी, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने पे हमारे बॉडी में भोजन के बहुत सारे जो रिमेनिंग पार्ट बन जाते हैं, वेस्ट मटेरियल हो जाता है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करने के बाद जो चीजें बच जाती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसे हम यूरिन के फॉर्म में, यानी कि मूत्र के फॉर्म में और मल के फॉर्म में त्याग करते हैं। ठीक है, गुदाद्वार से, और जो है कि हाँ, मल के फॉर्म में क्या करते हैं, उसे त्याग करते हैं। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन, अब उत्सर्जन के अलग अलग पार्ट के अलग अलग कार्य हैं, है ना। जैसे यहाँ पे शरीर के कई सारे उत्सर्गी क्षेत्र होते हैं। शरीर में एक नहीं, बहुत सारे जो है कि आपके उत्सर्जन अंग होते हैं और उनसे अलग अलग चीजों का उत्सर्जन किया जाता है। अब उनको 1 बाय 1 करके देखना है। जैसे आपका किडनी है, किडनी, है ना,
जिसे ब्रिक या गुर्दा बोलते हैं, इससे क्या यूरिन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? यूरिन का उत्सर्जन होता है यहीं से। ये फिल्टर का काम करती है, फिल्टर होता है, ये फिल्टर होता है, फिल्टर, ब्लड फिल्टर होता है यहीं पे। ब्लड में रिलेटेड जितनी भी जो है कि कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, वो यहाँ पे अलग किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसको यूरिन के फॉर्म में क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद त्वचा, स्किन्स की बात करें तो स्किन से क्या होता है, स्वैप या पसीना निकलता है, स्वैप या पसीना निकलता है ना। ये भी आपका जो है कि उत्सर्जन का एक माध्यम है। फेफड़ा, लंग से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेते टाइम हम बहुत सारे जो है कि गैसों का मिक्सचर अंदर लेते हैं। अंदर जाने के बाद फेफड़ा क्या करता है, उन गैस में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितने भी अदर गैसेस होती हैं, मेन रूप से जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करते हैं, बाहर फिर इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। मलाशय, अपचित पदार्थ का निष्कासन, यानी कि रेक्टम से क्या होता है, रेक्टम से जो भी अनडाइजेस्टेड चीजें हैं, जो भी जो है कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद बच गई हैं, उनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है। ये जो है कि चीजें जो है कि कुछ क्या थी, अलग अलग चीजें थी, जिनके अलग अलग उत्सर्गी अंग थे और इनका अलग अलग कार्य था। ये हमने जो है कि देखा। अब इसके बाद आता है भोजन का संरक्षण। भोजन का संरक्षण, देखो हमारा जो भोजन है ना, उसको अलग अलग तरीके से संरक्षित किया जाता है। संरक्षित करने से मतलब ये है कि उस भोजन को हम लंबे समय तक यूजफुल बनाए रखें, लंबे समय तक यूजफुल बनाए रखें। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि बड़े लेवल पे स्टोरेज होते हैं, संरक्षित करने के लिए जो है कि चीजें होती हैं, और एक छोटे यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे जो है कि चीजें होती हैं। तो देखिए, बड़े लेवल पे अलग होती हैं, बड़े लेवल पे संरक्षित करने की चीजें अलग होती हैं। छोटे यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे फूड को संरक्षित करने की चीजें क्या होती है, अलग होती हैं। दोनों ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों मिक्स इसको नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, संरक्षण। खाद्य सामग्री के संरक्षण की कई विधियां प्रचलित, यानी कि बहुत अलग अलग जो है कि विधियां हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, फल एवं सब्जियों को संरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सबके घर में क्या है, फ्रिज है। फ्रिज है तो फल और सब्जियों और भी जो चीजें उसमें हम रख सकते हैं, चाहे वो कुकड हो चाहे वो नॉन कुकड हो, दोनों की बात करते हैं। यानी कि पका हुआ खाना हो या कच्ची सब्जियां और फल हो, उनको हम फ्रिज में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। डोमेस्टिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, स्टोर करते हैं, ताकि जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसमें जो भी सड़ने गलने वाली जो है कि बैक्टीरिया है, जो भी जीवाणु हैं, उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसके वजह से वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो फ्रूट्स एंड जो आपके वेजिटेबल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं या कुक्ड फूड है, वो लॉन्ग टर्म तक जो है कि उसमें स्टोर किया जा सकता है, वो ख़राब नहीं होता है। जैसे आज गर्मियों का समय है, तो गर्मियों का समय है तो इसमें एक चीज़ खास बात देखे होंगे कि अगर आप सुबह खाना बना दिए ना, तो शाम के 5 बजते बजते उस खाने को नहीं खा सकते हैं। जैसे सुबह आपने 9 बजे खाना बना दिया, 9 बजे खाना बना दिया, आपके घर में बन गया, तो उस खाने को आप चाहें कि 4 बजे 5 बजे शाम को खाएं, नहीं खा पाएंगे। क्यों? खराब हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपका जो है कि रेफ्रिजरेटर है, आपने बनाया, एक्सेस बन गया, कोई बात नहीं, रख दिए फ्रिज में, शाम को गर्म करके खा लिए। तो ये क्या है, चीजें हैं। आप जो है कि अब क्या था, पहले क्या था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, तो रोजों लोगों को डेली मार्केट जाना पड़ता था, डेली सब्जी लेके आओ, शाम सुबह सब्जी लेके आओ, ताजी लेके आओ। हालांकि ये एक तरीके से ठीक था, लेकिन डेली आपको लेके आना पड़ता था, रखना पड़ता था, चीजें करनी पड़ती थी, है ना। बट इस समय अब देखा जाए तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जो है कि जाते हैं, एक ही बार हफ्ते दिन का क्या करते हैं, सब्जी उठा लाते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं, वो खराब ही नहीं होता। यानी कि कुक्ड और नॉन कुक्ड दोनों वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी चीजें हैं, उनको फ्रिज में स्टोर करके हम लंबे समय तक रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं,
हरी पत्तेदार सब्जियों को जो है कि फ्रिज में नहीं रखा जाता है। जैसे गांव वगैरह में देखेंगे तो गांव वगैरह में देखते हैं तो सामान्य तौर पे क्या किया जाता है कि उन्हें गीले कपड़े में लपेट करके खुले में रख दिया जाता है ताकि वो खराब न हो, है ना। चलिए, रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकते, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। आलू प्याज लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है ना। या तो ये देख लिए, ये जो चीज़ है ना, नमी से बचा के इन्हें जो है कि रखा जाता है, जबकि आलू और प्याज को कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाता है। बड़े लेवल पे देखेंगे, कमर्शियल लेवल पे, तो कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। मेगा फूड पार्क जो है कि होते हैं, फूड पार्क होते हैं। आज के टाइम में फूड पार्क का कल्चर है, फूड पार्क का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, उनको बहुत सारे जो है कि वेजिटेबल्स वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, उनको जो है वहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कुछ फल सब्जियों जैसे आम आंवला मिर्च लहसुन आदि को अचार के रूप में भी, बहुत सारे जो है कि आपके फ्रूट्स और सब्जियां हैं जिनका अचार बनता है। मूली का भी क्या करता है, अचार बनता है। गाजर का क्या बनता है, अचार बनता है ना। बहुत सारे जो लहसुन है, अदरक है, उसका भी क्या करते हैं, अचार बनाते हैं। आम का भी क्या करते हैं, अचार बनाते हैं। कटहल का अचार बनाते हैं, मिर्ची का अचार बनाते हैं, आंवले का मुरब्बा बनाते हैं। आंवले का जो है कि आपका जो है कि अचार भी बना के रखा जाता है। करेले का भी अचार बना के रखा जाता है। तो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जिनको अचार बना के स्टोर किया जाता है। ये भी एक स्टोर करने का क्या है, तरीका है। कुछ चीजों की चटनी बना के रखी जाती है, जैसे आम की भी चटनी बना के रखी जाती है, मिर्ची की भी चटनी बना के रखी जाती है, धनिया की भी चटनी बना के रखी जाती है, पुदीना की भी चटनी बना के रखी जाती है ना, और मूली की भी चटनी बना के रखी जाती है। तो और लहसुन का भी चटनी बना के रखा जाता है। लहसुन का भी क्या करते हैं, चटनी। लहसुन मतलब कि वो खड़े वाला लहसुन नहीं, जो हरा वाला लहसुन होता है उसकी भी चटनी बना के रखी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कि देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको क्या कहते हैं, कांच के जार में या बोतल में अचार भरने से पूर्व। अच्छा, यहाँ पे बात कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम चटनी या अचार या मुरब्बे के फॉर्म में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस जार में रखा जाता है उसको अच्छे से पहले सुखा लिया जाता है धूप में, ताकि उसमें नमी ना रहे, और नमी हट जाएगी तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, वो लंबे समय तक क्या होगा, टिका रहेगा। इसके अलावा देखेंगे तो उसमें सिरका मिक्स किया जाता है। क्या मिक्स किया जाता है, सिरका मिक्स किया जाता है। और सिरके मिक्स करने का फायदा ये होता है कि उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लंबे समय तक टिकता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है और यूटिलाइज उसका अच्छा होता है। कुछ चीज़ों को क्या कहते हैं, मुरब्बे के फॉर्म में रखते हैं, जैसे आंवला हो गया, सेव हो गया, आंवला का मुरब्बा, सेव का मुरब्बा, ये मुरब्बे के फॉर्म में भी जो है कि इनको स्टोर किया जाता है। कुछ चीज़ों को जैम व सॉस के फॉर्म में भी रखा जाता है, जैसे टमाटर हो गया, है ना। वैसे पाइनएप्पल को जो है कि जैम के फॉर्म में रखा जाता है, मैंगो को जैम के फॉर्म में रखा जाता है, एप्पल को जैम के फॉर्म में रखा जाता है, स्ट्रॉबेरी को जैम के फॉर्म में रखा जाता है। उनको जैम बना के स्टोर करके उन्हें भी क्या किया जाता है, रखा जाता है। आप जैम खाते होंगे तो आपको याद है ना, ये देखो तो मार्केट में कितने तरह के जैम अवेलेबल हैं। मिक्स फ्रूट जैम भी अवेलेबल है, अलग अलग बनाना, गुआवा, पाइनएप्पल, है ना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, सबका अलग अलग भी क्या है आपका जैम मौजूद है। कुछ को जेली फॉर्म में भी रखा जाता है, जैम और जेली फॉर्म में भी रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज एक स्टोर करने का फॉर्म है। मेथी आलू एवं कई सब्जियों को सुखाकर संरक्षित किया जाता है, सुखाकर भी रखा जाता है, जबकि चना मूंगफली जैसी चीजों को भून करके संरक्षित रखा जाता है, कि ज्यादा लंबे समय तक खराब नहीं हो, ठीक है। ये चीजें याद आपको रखनी है क्योंकि ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, दूध की। एक शब्द आता है पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण, यहाँ पे लिखा होगा पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण। इसमें क्या होता है, पास्चुराइजेशन में एक मशीन आती है, ठीक है। उस मशीन में सबसे पहले, जरूरी नहीं कि मशीन, अगर घर के लेवल पे करना है ना, घर के लेवल पे करना है तो आप क्या करना है, पहले आपको जो आपका दूध है, दूध को अच्छे से उसे 5-7 मिनट बॉयल कर दीजिए, अच्छे से बॉयल कर दीजिए। अच्छे से बॉयल कर देंगे तो बॉयल करने के बाद क्या होगा, उसको जो है कि फिर से
यहाँ पे लिख रखा है, सॉरी, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक क्या करना है आपको, बॉयल करना है, गर्म करना है ना, या इतने पे इतने सेकंड तक बॉयल करना है। और बॉयल करने के बाद क्या करना है, उसको रेफ्रिजरेटर में बंद करके रख देना है, बिल्कुल ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा। अब इस प्रोसेस से होता क्या है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, एक मुझे याद आ रहा है, एक प्रयोग किया गया था, प्रैक्टिकल किया गया था, मुझे प्रैक्टिकल का नाम याद नहीं आ रहा है। उस प्रैक्टिकल में हुआ क्या था, उस प्रैक्टिकल में हुआ क्या था, उस प्रैक्टिकल में इस तरीके से एक बड़ी सी नली ली गई थी, है ना, एक बड़ी सी नली ली गई थी, ठीक है। और एक साइड यहां पे क्या किया गया था, बर्नर से हीट दिया गया था, बर्नर से हीट दिया गया यहां पे। और एक साइड यहां पे क्या किया गया, इसको फ्रीज किया गया, जमाया गया। और इस नली में क्या थे, बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को क्या देखा गया कि इस बैक्टीरिया को इसमें पहले छोड़ा गया, फिर एक साइड से पहले गर्म किया गया खूब, और गर्म किया गया तो देखा ये गया कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होने लगा ना, तो हीट होने लगा तो यहाँ से सारे बैक्टीरिया इधर भाग गए दूसरे साइड। जब दूसरे साइड भाग गए तो इस साइड क्या किया गया, इसको फ्रीज किया गया, जमाने लगे, इधर का टेम्परेचर कम करने लगे, इधर का टेम्परेचर कम करने लगे तो इधर से बैक्टीरिया फिर इधर भागने लगे, इधर गर्म है इधर कोल्ड है, तो इधर जो फंस गए बैक्टीरिया वो भी मर गए, इधर जो फंस गए बैक्टीरिया वो भी मर गए। इस कंडीशन में वही बैक्टीरिया 2-4 जिंदा हुए जो यहाँ पे बीच में आके जो है कि बैलेंस टेम्परेचर में सरवाइव जो है कर पाए, वही बचे, नहीं तो बाकी सब क्या हो गए, डेड हो गए। इस कंडीशन में जो है इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉस्चराइजेशन। तो इसी तरीके से किसी लिक्विड को अगर प्रिजर्व करना होता है, मेन रूप से आपके जो है कि मिल्क को, तो सबसे पहले इसे हाई टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है 62.8 पे आधे घंटे तक, या फिर 71 पॉइंट के आसपास जो है कि आपके 30 सेकेंड बॉयल किया जाता है। और बॉयल करके इसके सारे जितने बैक्टीरिया हैं, एक तो हाई टेम्परेचर पे किल होने वाली बैक्टीरिया है वहां पे किल कर दिए जाते हैं। उसके बाद फ्रीजर में रख के फ्रीज किया जाता है, जमाया जाता है ना, यानी कि ठंडा किया जाता है, चिल्ड। तो जो ठंड से मरने वाले कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इस तरीके से जो मिल्क है वो ज्यादा लंबे समय तक क्या होता है, प्रिजर्व हो पाता है, उसे संरक्षित कर पाते हैं। आज मार्केट में देखिए बहुत सारे मिल्क के पैकेट आ रहे हैं, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, आशीर्वाद हो गया, है ना, और भी जो है कि बहुत सारे जो है कि दूध के पैकेट आ रहे हैं। उसमें क्या होता है, उसमें वही पास्चुराइज्ड जो है कि मिल्क होता है। उसमें सारे बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। किल करने के बाद उसे एक थैले में पैक किया जाता है, मार्केट में उसे क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है ना। दाल चावल को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, यानी कि दाल चावल जब बनाने जाइए तो उसको बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों को काट कर नहीं धोना चाहिए, उनको धुल के काटना चाहिए, क्योंकि काट के धुलने से उसमें बहुत सारे विटामिन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। मेन रूप से वो विटामिन जो सब्जी में विटामिन सी होता है वो क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। भोजन को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, ओवर कुक्ड नहीं करना चाहिए, कुक्ड कीजिए बट ओवर कुक्ड मत कीजिए, ठीक है। भोजन को सदैव ढककर पकाना चाहिए। ढक के पकाने से क्या होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में सही तरीके से रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत, और जो हीट होता है कम हीट में आसानी से जल्दी खाना पक जाता है। अगर खाना बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मेंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ग्रेवी लगाना होता है, ग्रेवी लगाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, फिर बाद में पता चलता है पानी तो एक्सेस हो गया है, तो उसे देर तक पकाना पड़ता है। तो इस तरह की गलतियां नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं कुछ रीजनल व्यंजन।
क्षेत्रीय व्यंजन, ठीक है, क्षेत्रीय व्यंजन। जैसे अलग, जैसे भारत क्या है, भारत विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बानी, इस तरह का जो है कि एक कहावत है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत देश में अगर आप थोड़े थोड़े दूर पे देखेंगे तो पानी का टेस्ट भी बदल जाता है और लोगों का टोन भी बदल जाता है, भाषा भी बदल जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अपने जो है कि खाद्य पदार्थ हैं, है ना, डाइट्स हैं, रीजनल जो है कि फूड है ना, उनको अब यहाँ पे बराबर देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में जो निवास करते हैं, यानी कि जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन भारत के से जो समुद्र तटीय जो है कि क्षेत्र है, वहाँ के लोग जो है कि क्या कहते हैं, मछली और चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जैसे आपका कोलकाता हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, है ना, उधर देखें कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो क्षेत्र है यहाँ के लोग जो है कि मछली और चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में नदियां बहुत ज़्यादा हैं, पानी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी लोग जो है कि चावल और नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे बिहार के लोग हैं, तो बिहार के हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि चावल चाहिए ही चाहिए होता है। मछली भी हो सकता है मछली ना चाहें, बट चावल चाहिए। बस वैसे ही जो है जैसे जैसे आप वेस्ट बंगाल की तरफ आते चलेंगे, बंगाल साइड आते चलेंगे, उधर उधर ये कल्चर क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं अपने भोजन में। नारियल की चटनी बनाएंगे, नारियल की मिठाई बनाएंगे, नारियल से और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नारियल एक्सेस अमाउंट में होता है, और जो चीज़ें एक्सेस अमाउंट में होता है वो वहाँ पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, जो आपकी प्रकृति है या जो भूगोल है, आपका भूगोल, अब जैसे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इस चीज को बहुत और अच्छे से आपको बताएंगे कि चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारा पहनावा हो, या हमारा रिलीजियन हो, या हमारा कल्चर हो, या हमारे देवी देवता हो, गॉड हो, जो भी चीजें हैं, इसमें ज्योग्राफी का बहुत गहरा प्रभाव होता है। सब कुछ ज्योग्राफी ही तो डिसाइड करती है, हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। हम ये चीजें डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा कल्चर कैसा होगा, हमारा पहनावा कैसा होगा, हमारा खान पान कैसा होगा, चीजें कैसी होंगी, हम डिसाइड ही नहीं करते हैं। डिसाइड कौन करता है? नेचर, ज्योग्राफी डिसाइड करती है। यहां तक कि हमारी जो बोलने का जो टोन है, जो भाषा है, वो भी डिसाइड कौन करती है? ज्योग्राफी डिसाइड करती है। एवरीथिंग डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी, या नेचर आप कह लीजिए, नेचर के द्वारा हर एक चीज क्या करता है। उत्तर भारत के लोग रोटी खाना अधिक पसंद करते हैं। जैसे पंजाब वगैरह में चले जाओ, राजस्थान वगैरह में चले जाओ, तो वहां पर रोटी खाना ज्यादा लोग पसंद, क्यों? गेहूं बहुत ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, रोटी चावल दोनों खाने लोग पसंद करते हैं। साउथ में चले जाओ, वहां पे इडली डोसा सांभर। गुजरात में चले जाओ, ढेकला फाफड़ा, है ना। ये चीजें जो है कि अलग अलग चीजें जो है कि देखने को मिलती हैं। भारत के कुछ राज्य और उनके संबंधित क्या है, बहुत फेमस जो है कि खाने की चीजें हैं, उनको फटाफट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, हर एक स्टेट की एक जो फेमस चीज है, फेमस खाने की, उसको हम देखेंगे बहुत ज्यादा। देखो ऐसे अगर देखेंगे ना, एक ही स्टेट में सैकड़ों चीजें हैं, तो सैकड़ों चीजें हमें नहीं देखना है, हमें सैकड़ों चीजें नहीं देखना है ना। हमें कुछ चीजें देखनी है, कुछ चीजें देखनी है जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, जैसे बिहार का क्या है, लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। बिहार के साथ साथ जो यूपी का सटा हुआ इलाका, पूर्वांचल वाला इलाका है, पूर्वांचल वाले इलाके में भी लिट्टी चोखा क्या है, बहुत फेमस है। खूबी और लाई क्या है, फेमस है। दाल चावल क्या है, फेमस है। ये बिहार और यूपी का क्या है, फेमस चीज है। खूबी और लाई का तो नहीं मुझे आइडिया नहीं, लाई मतलब मुझे लग रहा है कि वो भूजा की बात हो रही है। तो अगर भूजा की बात हो रही है तो ये यूपी के लिए और बिहार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस चीज़, दोनों के लिए क्या है, फेमस चीज़ें हैं। गोवा के लिए मछली, नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा के लिए क्या है, फेमस है। हरियाणा बाजरे की खिचड़ी या खिचड़ी कढ़ी पकौड़ा, ये सब क्या है वहाँ पे
हरियाणा के लिए फेमस है। गुजरात में ढोकला, खांडवी, लेमन राइस, ये क्या है आपका गुजरात का फेमस है। असम की बात करेंगे, मसूर टेंगा, मसूर टेंगा मछली है, वो है। बांस और चावल। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए ना, तो नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे एक चीज और, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है कि मछलियों की चटनी बहुत खाते हैं, मछलियों की चटनी। असम वगैरह चले जाइए, मेघालय चले जाइए, क्योंकि क्या होता है वो समुद्र से थोड़ा कटा हुआ है, तो समुद्र से कटा हुआ। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे ताजी मछलियां जल्दी मिलती नहीं है, ताजी मछलियां जल्दी नहीं मिलती। जैसे यूपी बिहार में क्या है, ताजी मछलियां मिल जाती हैं, आप मार्केट में निकल जाओ आपको ताजी मछली मिल जाएगी। यहाँ पे सूखी मछलियां मिलती हैं ज्यादातर, और उन सूखी मछलियों को लोग क्या करते हैं, मंडी लगता है बहुत भयंकर, इतना भयंकर लगता है कि पूछो मत, उसमें घुस जाओ तो नाक बंद करना पड़ जाएगा। और फिर वो लोग उसको परचेज करके ले जाते हैं, उसको बाद उसको भून वगैरह करके उसकी चटनी बनाते हैं, चटनी। तो ये इनका क्या है, कल्चर है। बांस की सब्जी वगैरह बनाने का कल्चर जो है कि उधर ही आपके नॉर्थ ईस्ट में जो है कि असम वगैरह में देखने को मिलता है। और चावल ये लोग खाते हैं दोनों टाइम। असम वगैरह उधर के लोग चले जाते हैं, दोनों टाइम तीनों टाइम चावल ही खाते हैं। रोटी क्या होता है नहीं पता, ये लोग रोटी के शौकीन नहीं है, ये क्या चावल ज्यादा खाते हैं। जम्मू कश्मीर तबक भाजी भेड़ से बना होता है। कलाड़ी पनीर और राजमा, कहवा, सरसों के तेल में बनी मछली, ये लोग कहाँ के खाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। मध्य प्रदेश के लोग भुट्टे की खीर बहुत पसंद करते हैं, फेमस। मध्य प्रदेश का क्या है, भुट्टे की खीर। मध्य प्रदेश में एक और चीज बहुत फेमस है, पोहा। वहां पे जहां पे जाइए वो पोहा लगा होता है सुबह सुबह नाश्ते में, पोहा खूब। जैसे यूपी बिहार, इलाहाबाद वगैरह चले जाइए, इधर आपको अलग मिलेगा, दिल्ली आपको अलग मिलेगा, सबका नाश्ते का भी कल्चर क्या है, अलग है। नागालैंड बांस के कपाल, मोमोज, ये कहाँ का फेमस है, नागालैंड का फेमस है। महाराष्ट्र का क्या है, साग पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी। ये आप लोगों ने नाम देखो, बड़ा पाव और पाव भाजी, ये तो महाराष्ट्र का फेमस है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। यहाँ पे साग पूरी, ये एक और फेमस आइटम है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। पंजाब की बात करें, सरसों का साग और मक्के दी रोटी। सरसों का साग और मक्के दी रोटी फेमस है, कहाँ का फेमस है, तो ये फेमस है आपका पंजाब का। उड़ीसा छेना पोड़ा क्या है, बहुत फेमस चीज है। राजस्थान मलाई घेवर चूरमा बाटी, दाल बाटी चूरमा, यहाँ पे बोलते हैं ना दाल बाटी चूरमा, यहाँ पे दाल भी लगा लीजिए, यहाँ पे दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस डिश है, बहुत खाते हैं लोग, ठीक है। और मलाई घेवर भी कहाँ का फेमस है, राजस्थान में एक और चीज फेमस है जो मैंने देखा है, वो है मेवे की जलेबी। मैं जो है कि देखा और मैंने पूछा कि भाई ये पहली बार ऐसी जलेबी देखा था, अजीब सा मोटी मोटी सी, मुझे समझ में नहीं आया कि ये है क्या। मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, बोला कि यार ये मेवे की जलेबी है। कहें कि ये कैसा आइटम है भाई, मेवे की जलेबी कैसी लगती है, ये कौन, हमने कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, यूपी बिहार वाले। आप लोग भी पहली बार सुन रहे हो कि मेवे की जलेबी है, ऐसा भी होता है क्या। कहे कि भाई टेस्ट कराओ, देखते हैं कैसा है। खाने के बाद मजा आ गया, क्या टेस्ट था कमाल का। मेवे की जलेबी बहुत टेस्टी होती है राजस्थान की, ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, मेघालय तुगतप मछली की चटनी। देखो भाई, मेघालय बोल रहा था ना, मछली की चटनी फेमस कहाँ पे है, मेघालय का। लेकिन असम और नॉर्थ ईस्ट के लोग खाते हैं मछली की चटनी, खाते हैं, लेकिन फेमस कहाँ की है, मेघालय की। वेस्ट बंगाल दाब, छिनगारी, झींगा मछली जिसे बोलते हैं, रसगुल्ला और संदेश। अब समस्या ये है, रसगुल्ला में जो है ना केस चलता है भाई, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में केस चलता है। अरे हमारे यहाँ का, उड़ीसा वाले कहते चोट्टे कहीं के, हमारे यहाँ का मिठाई है रसगुल्ला, तुम चुरा लिए अपना बना लिए। वेस्ट बंगाल वाले कहते ना हमारा है,
तो ये यहाँ पे कंपटीशन चलता है कि भाई रसगुल्ला हमारा है तो रसगुल्ला हमारा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लाल चींटियों की चटनी फेमस है छत्तीसगढ़ की। केरला अवियल मिश्रित सब्जी, मिक्स जो है कि सब्जी, और टैपियोका आगे आएगा, उसको दिखा देंगे टैपियोका। त्रिपुरा का वेरमा मछली जो है कि क्या कहाँ की फेमस है, त्रिपुरा का, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, जैसे केरला की बात कर रहे थे ना, टैपियोका और नारियल बहुत मात्रा में उगता है और यहाँ के लोग इसका उपयोग भी करते हैं। ये कुछ टैपियोका है इस तरीके का, ये यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखा है। ये कुछ ऐसे हमारे यहाँ जो शकरकंद होता है ना, जिससे क्या बोलते, शकरकंद नहीं सॉरी, उसको क्या बोलते हैं यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, स्वीट पोटैटो। तो उस टाइप का कुछ जो है कि ये आइटम होता है जिसको लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नारियल क्या होता है, नारियल के बारे में आपको बताने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे लिंग, एक चीज और, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिंगहू फेन क्या है, तो ये स्नैक का मीट है, सांप का मीट है, जो मुख्य रूप से हांगकांग के लोग बहुत चाव से खाते हैं, चाइनीज लोग बहुत ज्यादा चाव से खाते हैं, है ना। हांगकांग के लोग क्या करते हैं, इसे बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगा रखा है, ये स्नेक है, स्नेक को काट पीट के मस्त जो है कि ऐसा सूप जैसा बढ़िया सा जो है कि एक डिश बना दिए हैं और ये लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य और रोग, अब बहुत सारे यहाँ पे जो है कि हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ से रिलेटेड रोग हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना। टाइम कितना हो गया, ठीक है, ओके। स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य जो है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली होती है। स्वास्थ्य और रोग से सामान्य तौर पे जब हम रोग की बात करते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार कोई ऐसा पर्सन जिसे बुखार हो, कोई कट पीट गया हो, कोई और समस्या हो, कोई पागलपन का दौरा, तो इस तरीके की चीजें हैं तो वो बीमार आदमी है ना। तो ये ऐसा नहीं है, बीमार का मतलब जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये तीनों मीनिंग होता है, तब उसे रोगी कहा जाता है। इसमें से कोई भी एक होगा, चाहे वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब भी रोगी होगा, चाहे वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब भी वो रोगी होगा, एवं अगर वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है तब भी क्या होगा, वो रोगी की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ न होना ही क्या है, बीमारी या रोग कहलाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस स्थिति में व्यक्ति दर्द, दुष्क्रियता व तनाव की अनुभूति करता है, ठीक है। ये चीजें हमने रोग का मतलब देखे। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, बाद में हमें मिलती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्मजात होते हैं, जिन्हें हेरिडिटरी कहते हैं। हेरिडिटरी कहने मतलब ये हो गया कि वो बीमारियां जो हमारे दादाजी से हमारे पिताजी में आई, हमारे पिताजी से हम में आई और हम में से हमारे बच्चों में चली जाएंगी। इस तरह की बीमारियों को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक बीमारियां। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो बीमारियां ट्रांसफर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक बीमारियां, जन्मजात बीमारियां। जैसे आपकी हीमोफीलिया है ना, वर्णांधता। हीमोफीलिया में क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत होती है। अच्छा, हीमोफीलिया यहाँ पे आगे चल के देखेंगे। हीमोफीलिया का यहाँ पे पिक्चर मैंने लगा रखा है, आगे नहीं देखना, ये देखना। हीमोफीलिया का क्या है, यहाँ पे पिक्चर लगा रखा है। अब इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में हमारे बॉडी पार्ट में कहीं कट फट जाता है। कट फट जाता है तो मैंने बताया था ना, विटामिन के हेल्प से क्या होता है, वहां पे क्लॉट जम जाता है ब्लड में और ब्लड रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड रुक गया। देखिए सामान्य मानव है ना, वहां पे कट लगा, यहाँ पे ब्लड क्लॉट किया और ब्लड क्लॉट किया तो ये क्या हो गया, जम गया, ब्लड रिसाव नहीं होगा। लेकिन जिसमें हीमोफीलिया होता है, इसे जब कट जाता है ना तो यहाँ पे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं जमती है। यहाँ पे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं जमती है और ब्लड में क्लॉटिंग नहीं जमती है तो यहाँ से लगातार इस तरीके से ब्लड बाहर निकलता रहता है,
बाहर निकलता रहता है। और ये क्या है, ये एक जन्मजात बीमारी है, मतलब कि एक जन्म से दूसरे जन्म तक यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाली बीमारी है। वर्णांधता, वर्णांधता भी क्या है, एक जन्मजात बीमारी है। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसका यहाँ पे पिक्चर जो है कि लगा रखे हैं, यहाँ पे आई में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके वजह से रेड, ये देखो, ये जो आपके कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है ना, कलर ब्लाइंडनेस पर्सन, उनको कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं, नॉर्मल पर्सन को चीजें कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। इसमें से देखिए, इसमें से ग्रीन और रेड गायब है, ग्रीन और रेड क्या है, गायब है, वो उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो नॉर्मल पर्सन है उसे हर एक कलर जो है कि प्रॉपर दिखाए। वैसे ही जैसे जो है कि आपके बहुत सारे टेक्निकल ग्रुप्स में जब जॉब के लिए जाते हैं, जैसे आप पायलट बनने के लिए जाते हैं, है ना, तो पायलट बनने के लिए जाते हैं या ड्राइवरी के लिए जाते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ें देखी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आपके लिए पॉसिबल चीज़ें नहीं है, आप वहाँ से क्या हो गए, अनफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्मजात नहीं होती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं, वो क्या होते हैं, उपार्जित होनी, यानी कि बाद में पैदा होने के बाद हमें कहीं ना कहीं से वो हमें मिल जाती हैं किसी न किसी तरीके से। अब उसमें भी देखेंगे तो बीमारियां दो तरीके की होती हैं, एक संक्रामक बीमारियां होती हैं, एक असंक्रामक बीमारियां होती हैं। यानी संक्रामक बीमारियां वो बीमारियां जो खान पीन छुआछूत इधर उधर से जो है कि चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से फैलती हैं, हवा वगैरह में फैल जाती हैं। जैसे कोरोना था, कोरोना क्या था, एक संक्रामक बीमारी था, एक दूसरे से तीसरे में फैलने के लिए हवा के माध्यम से, छू के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, लार के माध्यम से, किसी भी माध्यम से क्या हो जाता है, फैल जाता है। दूसरी बीमारियां होती हैं जो संक्रामक नहीं होती हैं, यानी कि जो उसमें जिसमें वो हो गई वो असाध्य तो हो सकती हैं, हो सकता है जिस भी व्यक्ति को वो बीमारी हो गई वो उसकी जान ले ले, तो उसकी जान ले ले ये पॉसिबल है, बट वो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है कि ऐसे आसानी से फैल नहीं सकती है। उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक बीमारियों की कैटेगरी में रखा जाता है। वे बीमारियां, अब यहाँ पे उपार्जित बीमारियां हैं, वे बीमारियां हैं जो हमें वातावरण से मिलती हैं, है ना। इसके अंतर्गत पेचिश, काली खांसी, ये है ना, पेचिश, काली खांसी, छोटी माता आदि शामिल किया जाता है। उपार्जित बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ये ऑलरेडी मैंने जो है कि आपको क्या किया, बता दिया है। ठीक है, तो अब यहां से इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, तो डिटेल में देखना पड़ेगा, तो अभी इसको रहने देते हैं इस क्लास में। ठीक है, इसके लिए अलग से एक क्लास बना देंगे और जो है कि 40-45 मिनट का, उसमें इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आज इसको इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।